हेलो एंड नमस्कार, मैं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट क्रिकेट। यूपी बोर्ड क्लास 12 में फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 4 मार्क्स का भी आता है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। हम जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी भाषा में अलंकार कहते हैं। ये जो होता है वो कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए जो शब्द होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हम विभिन्न तरह की विधियाँ प्रयोग करते हैं। तो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो हम अब स्टडी करने वाले हैं। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में आने वाले फिगर ऑफ स्पीच 4 मार्क्स के आते हैं जो 7 होते हैं। और फर्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली, यानी कि उपमा अलंकार। हिंदी में हम इनको उपमा अलंकार बोलते हैं। इस सिमिली में क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, उनकी कंपेयर किए जाते हैं, उनकी कंपैरिजन की जाती है। एंड द कंपैरिजन वर्ड्स, और जो कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं एज, सो और लाइक, यानी कि एज, सो या लाइक आर यूज किए जाते हैं। यानी कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं या जो भी हमारी पोइट्री होती है उसमें ही हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। तो उसमें जो हमारी पोइट्री की जो लाइन्स होती हैं उसमें हम एज, सो, लाइक एज अ कंपेरिजन वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द सिमिली। ओके, तो आपको इस तरह से डेफिनेशन याद कर लेनी है, लिख लेनी है, और आपको उसके 2 एग्जाम्पल उसके साथ लिखने होते हैं। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, लाइक हमने कंपेरिजन वर्ड यूज़ किया। हर फेस इज़ लाइक मून, फर्स्ट सेंटेंस है लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, यानी कि जीवन एक स्वप्न के समान है। हर फेस इज़ लाइक मून, हर फेस यानी कि उसका फेस इज़ लाइक मून है, किसकी तरह, मून की तरह, यानी कि चंद्रमा की तरह की। हमने यहाँ पे दो चीज़ों की एक यूनिक क्वालिटी लेकर उनकी तुलना की है। 2 चीज़ों की हम तुलना कर रहे हैं और उसके तुलनात्मक जो शब्द हैं हम वो वहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, तो वह कहलाता है सिमिली, यानी कि उपमा अलंकार। अब हमारा सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर, यानी कि रूपक। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट द कंपेरिजन वर्ड्स एज, सो और लाइक आर नॉट यूज। आप इसे कह सकते हैं कि टोटली सिमिली की तरह है। इसमें 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी कंपेरिजन की जाती है, लेकिन जो कंपेरिजन वर्ड्स होते हैं एज, सो और लाइक, एज, सो या लाइक यूज़ नहीं किए जाते हैं सेंटेंस में। हम उनको डायरेक्टली उस तरह से दिखा देते हैं ताकि उनमें दोनों में सिमिलैरिटी लगे। जैसे हम इसके एग्जांपल्स देखें, लाइफ इज़ अ ड्रीम, पहले सेंटेंस में हमने सिमिली का जो सेंटेंस है एग्जांपल उसमें देखा कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, हमने वहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ किया, कंपेरिजन वर्ड यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हम कंपेरिजन वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये मेटाफर है। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपनी फैमिली का जो है स्टार है। और हम इसमें जो सिमिली के एग्जांपल्स को भी उनके जो कंपेरिजन वर्ड्स हटाकर यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है उसको चेंज किया है। हम यहाँ पे सिमिली के जो सेंटेंसेस हैं उनको ही सेम टू सेम उनके कंपेरिजन वर्ड्स हटाकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे थर्ड जो सेंटेंस है वो चेंज कर दिया है ताकि आपको एक नया सेंटेंस और याद हो जाए। और आप अगर उन सेंटेंसेस में कोई सा सेंटेंस भूल जाते हैं तो बाई चांस आपको वो वहाँ पे रिकवर करने का मौका मिल जाए। सो सिमिली और मेटाफर में एक बेसिक सा डिफरेंस था। दोनों में ही हम 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, लेकिन सिमिली में हम कंपेरिजन वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट मेटाफर में हम वो कंपेरिजन वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। अब हमारा थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस यानी कि जो निर्जीव ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, आर थॉट ऑफ, उनको ऐसा सोचा जाता है एज लिविंग बींग्स, यानी कि वे सजीव प्राणी, उनको ऐसा प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा प्रेजेंट किया जाता है ताकि वे लिविंग बींग्स यानी कि सजीव प्राणी प्रदर्शित हों। तो इस तरह के जो हमारे अलंकार होते हैं उसमें हम निर्जीव चीज़ों को सजीव चीज़ों की तरह दिखाते हैं। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें यानी कि अनुभव एक निर्जीव चीज़ है, दैट इज़ ओनली अ फीलिंग कैन बी सेड, बट इज़ द बेस्ट टीचर, लेकिन बेस्ट टीचर कोई सजीव ही प्राणी होता है, तो हमने एक्सपीरियंस को एक बेस्ट टीचर बताया है, यानी कि निर्जीव चीज़ को सजीव माना है। लव इज़ ब्लाइंड, यानी कि हमने लव को ब्लाइंड बताया, इनके अंदर बताया है। कोई भी पर्सन जो लिविंग बींग्स होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक निर्जीव चीज़ को एक सजीव चीज़ प्रेजेंट किया है।
तो ये है पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानविक अलंकार। आपको अगर एग्ज़ाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सोनिफिकेशन बाय द वे, तो आपको इसकी इसी तरह से जो इसकी डेफिनेशन है वो प्रेजेंट करनी है और उसके साथ 2 एग्जाम्पल ही प्रेजेंट करने हैं। बहुत अच्छी से आपको मार्क्स 4 के 4 मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन। इसमें हम किसी को संबोधित कर रहे होते हैं। बेसिकली जो सारी हमने अभी 3 फिगर ऑफ स्पीच पहले देखे हैं और आने वाली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें हम शुरू में जो लाइन यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। तो ये एक बेसिक लाइन है जो आप हर जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें यूज़ कर सकते हैं इजीली, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अपोस्ट्रोफी में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि एन अपोस्ट्रोफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेस है किसके लिए? टू द डेथ यानी कि मरे हुए को, टू द एब्सेंट जो अनुपस्थित है उसे, और टू अ पर्सोनिफाइड आइडिया और ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफाइड हमने पढ़ा था, पर्सोनिफिकेशन मानी कि मानवीकृत, जो भी मानवीकृत आइडिया और ऑब्जेक्ट है या कोई डेथ है या एब्सेंट है उसको हम डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, उसका संबोधन कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो ये होता है एपोस्ट्रोफी। इसका एग्जाम्पल है ओ डेथ, वेयर इज थाई स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है कंटक यानी कि दंत। हे मृत्यु तुम्हारा दंत कहाँ है। ओ ग्रेव, वेयर इज थाई विक्ट्री। ग्रेव माने क्या होता है? कब्र होता है। वेयर इज थाई विक्ट्री, तुम्हारी विक्ट्री जीत कहाँ है। थाई माने कि तुम्हारी, जिसको हम ये एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एपोस्ट्रोफी की इसी डेफिनेशन को याद करें, इसे ही लिख के आएँ और इसके साथ इन दोनों एग्जांपल्स को याद करें। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी है कि आप इन साथ के साथ फिगर ऑफ स्पीच को इसी वीडियो में याद कर लें। आपको ज़्यादा कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स, इंग्लिश के एग्जाम में 4 मार्क्स पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। क्योंकि अच्छे से डेफिनेशन लिख देंगे आप इसी तरह से और एग्जाम्पल लिख देंगे, आपको 4 के 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे विद श्योरिटी। अब हमें जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति। वर्ड से ही लग रहा है कि हम इसमें किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही अतिशयोक्ति होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में थिंग्स और पर्सन्स, या तो कोई वस्तु या चीज़ें होती हैं या पर्सन्स, आर रिप्रेजेंटेड, उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स। महान या और तो उन्हें नीचा दिखा दिया तो उन्हें महान बना देंगे या नीचा दिखा देंगे। बेटर या तो उन्हें अच्छा बताएंगे या वर्स यानी कि उन्हें बुरा कर देंगे उससे। उनकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन, उनकी जो एक्चुअल फॉर्म होती है उससे या तो हम उसे बड़ा दिखाएंगे या छोटा दिखाएंगे, लेकिन हम उसे बड़ा चढ़ाकर चीज़ को बताते हैं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति। हाइपरबोल के जो हमारे एग्जाम्पल हैं वे ये हैं, द चीफ यानी कि द प्रमुख, वॉज माउंटेन हाई। माउंटेन हाई माने कि पर्वत के समान ऊंचा था। इसमें हमने उसको पर्वत के समान ऊंचा दिखा दिया, कोई हो नहीं सकता ऊंचा, लेकिन हम उसके एटीट्यूड को उस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जो प्रमुख था वो माउंटेन हाई था। इसमें हमने क्या किया, उसको बड़ा चढ़ाकर बताया है बात को। शी शेड ओशियंस ऑफ टीयर्स, उसने बहाए ओशियंस ऑफ टीयर्स यानी कि जो उसने आंसू बहाए वो समुद्रों के समान बहाए, मतलब कि उसने समुद्रों से आंसू बहाए। ठीक है, तो इसमें भी हमने किसी बात को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया है, तो दैट इज़ हाइपरबोल। हमारा अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन यानी कि विरोधाभास। हमारे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि विरोधाभास मतलब कि इसमें किसी न किसी चीज़ का विरोध हो रहा है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, कॉमन लाइन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में 2 ऑपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। इस फिगर ऑफ स्पीच में 2 ऑपोजिट जो आइडियाज़ हैं वो एक साथ डाल दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन और सीक्रेट, रहस्य भी है वो खुला भी है, तो कोई रहस्य खुला तो नहीं होता, लेकिन हमने उसको खुला रहस्य बताया है। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने 2 विरोधी चीज़ों को एक साथ बताया है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। हैविंग नथिंग, कुछ ना पाकर होते हुए भी, मतलब उसके पास कुछ नहीं है। ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है। तो इसमें भी हमने 2 चीज़ों को, मतलब दो विरोधी चीज़ों को एक साथ दिखाया है, तो दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन यानी कि विरोधाभास। अब हमारा लास्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि 7th फिगर ऑफ स्पीच वो है ओनोमेटोपोइयो यानी कि ओनोमेटोपोइया यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार। इसमें किसी भी जो चीज़ से संबंधित ध्वनि के माध्यम से हम उस अलंकार का पता लगाते हैं। जैसे कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट्स इस मीनिंग। जो इस फिगर ऑफ स्पीच में उसका साउंड होता है
वो सजेस्ट करता है हमें क्या, उसका अर्थ यानी कि उसका मीनिंग। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं, द डॉग बार्क्स। जो डॉग्स होते हैं वो बार्क करते हैं यानी कि भौंकते हैं। मरमरिंग ऑफ इननमरेबल बीस, मरमरिंग किसकी, बीस की, मधुमक्खियों की मरमरिंग। मधुमक्खियाँ क्या करती है, मरमर करती हैं। डॉग क्या करते हैं, बार्क करते हैं। इस तरह से जो ग्रैंड ग्रैंड गोज द होग, और इस तरह से जो द हॉर्स नेज, तो जो भी पशु पक्षी या हमारे जानवर होते हैं वो जिस तरह की ध्वनि करते हैं वो हम इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ के साथ फिगर ऑफ स्पीच थी। एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आना ही आना होता है। 3 में से आपको 1 करना होता है, आपको छूट भी दी जाती है। 4 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स की डेफिनेशन होती है, 2 मार्क्स का क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। आप अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से इसकी सभी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं तो आपको 4 के 4 मार्क्स पक्के मिल जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर, यूपी बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो मैंने अभी पिछली वीडियो डाली है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से जो 12th क्लास के, यूपी बोर्ड के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।